नमस्कार, स्वागत है आपका। घड़ी में 9 बज गए हैं, वक्त हो गया है आपके फेवरेट मॉर्निंग प्राइम टाइम शो 9 बज गए का। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। लंबी चौड़ी भूमिका बनाने के बजाय आज बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ करेंगे, क्योंकि सरकार ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि पीएफआई और उसके 8 सहयोगी संगठनों पर 5 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। पीएफआई पर बैन की मांग पिछले कुछ समय से लगातार हो रही थी। 5 दिन के भीतर 2 देशव्यापी छापेमारी में आतंकी कनेक्शन और देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्तता के बड़े सबूत मिलने के बाद से बैन की संभावना तेज हो गई थी। और आज गृह मंत्रालय ने पीएफआई और उसके 8 सहयोगी संगठनों पर बैन लगाने का फरमान जारी कर दिया है। सुबह से ही लगातार हम अपडेट्स आपको दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि कैसे टेरर कनेक्शन के सबूत मिलने पर पीएफआई पर यह बड़ा कार्रवाई, ये बड़ा एक्शन एमएचए ने लिया है। 5 दिन पर 2 देशव्यापी छापेमारी और अब पीएफआई और उसके जुड़े संगठनों पर 5 साल का बैन लगा दिया गया है। कई ऐसे दस्तावेज, कई ऐसे सबूत पीएफआई के खिलाफ बरामद हुए जिसमें उसके आतंकी गतिविधियों में संलिप्त होने के सबूत पाए गए थे। अब आपको दिखा देते हैं क्या कुछ इन संगठनों पर रेड पड़ने के बाद बरामद हुआ। आईडी कैसे बनाया जाता है, इसका डॉक्यूमेंट रिकवर किया गया। उसके बाद एक डॉक्यूमेंट जिसमें कोर्स था कि कैसे मटेरियल मुहैया कराए जाएं आईडी और तमाम दूसरे विस्फोटक बनाने के लिए। उसके बाद डॉक्यूमेंट, एक टाइटल था उसका, ये तमाम वो चीजें जो इस रेड में पाई गई। उसमें कई जगह पर कैश की बरामदगी हुई। उसके बाद शाहिद खान जो कि पीएफआई लीडर है बैंगलोर का, उसके घर से ये सब कुछ पाया गया। एक डॉक्यूमेंट ऐसा जो कि मोहम्मद नदीम से बरामद किया गया, इसमें आईडी कैसे बनाया जाता है ये बताया जा रहा था। उसके बाद शॉर्ट कोर्स ऑन हाउ टू मेक आईडीज यूजिंग इजीली अवेलेबल मटेरियल्स, यानी कि आईडी को कैसे बनाया जाए, इसका डिटेल कोर्स इस पूरे डॉक्यूमेंट में था। डॉक्यूमेंट टाइटल, अ शॉर्ट कोर्स ऑन हाउ टू मेक आईडी। फिर इस तरह की छुरियां, इस तरह के हथियार, कुछ ऐसे टी शर्ट्स जिसमें आपत्तिजनक चीजें लिखी हुई थी। बड़ी संख्या में कैश की रिकवरी हुई। शाहिद खान जो कि पीएफआई लीडर है बैंगलोर का, आपको बता दें बैंगलोर वो जगह, कर्नाटक का वो अहम शहर जहां पर पीएफआई के कई संगठनों पर छापेमारी की गई। सबसे बड़ी छापेमारी 2 राउंड्स में कर्नाटक में ही की गई। संघ के नेता इंद्रेश कुमार जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। इंद्रेश जी, ये जो फरमान आज जारी किया गया है, जाहिर तौर पर इसके आने वाले वक्त में कई सारे रेपरकशंस यानी कि नतीजे देखे जाएंगे, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि थोड़ी सी देर हो गई है? पीएफआई पर बैन लगाना ठीक समय पर उठाया गया उचित कदम है। यूपीए की सरकारें भी रही, सब दस्तावेज उपलब्ध होते गए। इतना ही नहीं है, वामपंथी प्रदेश सरकारों के अंदर भी दस्तावेज उपलब्ध हुए कि पीएफआई केवल आतंकी नहीं, देशद्रोही संस्था है, अमानवीय है, असंवैधानिक है। मनुष्यों का कत्ल करना और खून बहाना वहाँ का स्वभाव है। इसलिए ये बहुत जरूरी था और इस कदम का सब दलों ने, जातीय मजहबी नेताओं ने करना चाहिए। इसलिए करना चाहिए कि अगर हम हिंसक और देशद्रोही, मानवता और संविधान विरोधी ताकतों को लगाम लगाना चाहते हैं तो एकजुट होकर देश खड़ा होगा तो निश्चित रूप से सुरक्षित भारत ही नहीं होगा, शक्तिशाली भारत भी होगा और दुनिया के षड्यंत्रकारी लोगों और ताकतों को भी सबक मिलेगा।
इंद्रेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए, और किस तरीके से तमाम संघ के नेता इस पूरे फैसले को देखते हैं। आपको बता दें कि दूसरे संगठनों पर भी पाबंदी लगाई गई है जो कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि पीएफआई से जुड़े हुए थे। इसमें रिहैब इंडिया फाउंडेशन का नाम प्रमुख तौर पर सामने आ रहा है। कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि सीएफआई, इस पर भी 5 साल का प्रतिबंध लगाया गया है। तमाम अन्य जो संगठन है वो हम आपको दिखा रहे हैं। ऑल इंडिया इमाम काउंसिल यानी कि AIIC, इस पर भी प्रतिबंध 5 साल का लगा दिया गया है। नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन यानी कि NCHRO, इस पर प्रतिबंध। नेशनल वुमेन्स फ्रंट NWF, इस पर भी प्रतिबंध है। उसके बाद जूनियर फ्रंट यानी कि JF, एम्पावर इंडिया फाउंडेशन यानी कि EIF, रिहैब फाउंडेशन केरल, इस पर भी 5 साल का बैन लगा दिया गया है। हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं, उनसे बातचीत करेंगे। लेकिन बैन क्यों लगाया गया है ये आपको दिखा देते हैं। कई आपराधिक और आतंकी गतिविधियों में संलिप्तता, आईसिस से पीएफआई के तार जुड़ने के सबूत इन रेड्स में पाए गए। प्रतिबंधित संगठन जमात उल मुजाहिदीन, बांग्लादेश से कनेक्शन इसका पाया गया। उसके बाद प्रतिबंधित संगठन सिमी से भी पीएफआई का लिंक पाया गया। ये सब कुछ रेड के दौरान कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स में पाया गया जिससे लिंक एस्टैब्लिश हुए। देश की अखंडता, संप्रभुता पर एक तरीके से असर डालता हुआ ढके छिपे तरीके से देश में कट्टरता को दे रहे थे बढ़ावा। ये थी बैन की कुछ प्रमुख वजह, जिस वजह से 5 साल का बैन पीएफआई और उनके संगठनों पर लगा दिया गया। जितेंद्र बहादुर सिंह मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं, हिमांशु मिश्रा, रवीश पाल सिंह और साथ ही देव कोटक मुंबई से इस वक्त जुड़ गए हैं। सबसे पहले जितेंद्र बहादुर सिंह का रुख करते हुए, जितेंद्र, ये तो कयास लगाए जा रहे थे कि जिस तरीके से लगातार डॉक्यूमेंट्स, एविडेंस, सबूत सब कुछ पीएफआई से जुड़े संगठनों से मिल रहा था, कभी ना कभी ये एक्शन होना ही था। लेकिन इस पर मोहर लगने के लिए किस तरह की टेक्निकल दिक्कतें आई, ये जरा हमारे दर्शकों को समझाइए। देखिए नेहा, काफी दिनों से इस बात को लेकर के मांग की जा रही थी कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर बैन लगना चाहिए, लेकिन उसके लिए पर्याप्त सबूतों की आवश्यकता थी। और यही वजह है कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर एनआईए, ईडी और दूसरी एजेंसीज ने 2 बार रेड किया है। आपको बता दें कि सबसे पहले 22 सितंबर को जो ये रेड हुई थी उसमें 106 लोगों को गिरफ्तार किया गया और उनसे पूछताछ में जो लीड मिली उसमें 27 सितंबर को दूसरे राउंड की जो पूरी रेड की गई उसमें करीब 250 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार और हिरासत में लिया गया। इन तमाम जगहों से कई ऐसे चौंकाने वाले दस्तावेज एनआईए, ईडी और दूसरी एजेंसीज को मिले जिसमें साफ तरीके से उत्तर प्रदेश में किस तरीके से वहां पर आईडी बनाने के दस्तावेज मिले हैं बाराबंकी से। यानी कि आईडी को किस तरीके से बनाना है, उसको असेंबल कैसे करना है, ये पीएफआई के लेटर हेड में और इसके अलावा जो पीएफआई से जुड़े हुए लोग हैं उनके घरों से मिले हैं। इसके साथ ही वायरलेस सेट जो कि तमिलनाडु में एक पीएफआई का सदस्य पकड़ा गया है, एनआईए की इस वक्त हिरासत में है, उसके पास से 2 वायरलेस सेट मिले हैं। साथ ही जीपीएस सिस्टम मिला है जिसको कि इंटरनेट और नेविगेशन करने के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता ठीक है, तो ऐसे चौंकाने वाले दस्तावेज मिले हैं। हमारे तमाम सहयोगी जुड़े हुए हैं, हिमांशु मिश्रा मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। हिमांशु, देखिए लगातार शिकंजा कसता जा रहा था, रेड पर रेड हो रही थी, कई सारे दस्तावेज और सबूत बरामद किए जा रहे थे, लेकिन क्या इस बैन के लगने के बाद अब ये सिलसिला बंद हो जाएगा या यूं ही जारी रहेगा? क्योंकि ये एक मशरूमिंग की तरह है, एक संगठन पर आप बैन लगाइए, उसको बंद कीजिए, सील कीजिए, उसके बाद 5 या 10 और खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल, देखिए सबसे पहले जब सिमी पर बैन लगाया गया था तो पीएफआई का जब गठन किया गया तो सिमी के कुछ जो कार्यकर्ता थे, जो कुछ नेता थे, वो पीएफआई जब बनाई गई तो पीएफआई के फाउंडर मेंबर्स में से एक थे। लेकिन इस बार जिस तरीके से कार्रवाई एजेंसीज ने की है, देखिए काफी समय से पीएफआई का रोल देश विरोधी गतिविधियों के अलावा जो छिटपुट क्राइम की घटनाएं हैं, लोगों को भड़काना, अगर कहीं भीड़ हो, खासतौर से जब सीए एनआरसी का प्रोटेस्ट हुआ था तो उसमें इसका रोल, ये सारी चीजें देखते हुए अलग अलग 2 तरीके से यहाँ पर कार्रवाई की गई। एक
जो इसकी पूरी फंडिंग थी उसको पूरा ट्रैक किया गया, और दूसरा ये नजर रखी गई कि किस तरीके के ये क्रियाकलापों में पीएफआई के जो तमाम पीएफआई के 8 अलग अलग संगठन हैं वो जुड़े हुए हैं। कैसे युवाओं को जो विदेशों से जो प्रोपेगेंडा वीडियो आते हैं उनको दिखाया जाता है, किस तरीके से उनको रेडिकलाइज करने की कोशिश की जाती है, और उसके बाद फिर उन्हें देश विरोधी जो गतिविधियां हैं उनमें शामिल करने की कोशिश की जाती है। तो ये जो लगातार दो तरीके से जो कार्रवाई लगातार नजर रखी जा रही थी, उसके बाद इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। 22 सितंबर को 106 लोगों को गिरफ्तार किया गया, फिर 27 को रेड की गई, फिर गिरफ्तारियां हुई। और ये देखिए इस वक्त हम बताते हैं जो पुलिस है वो किस तरीके से एहतियातन कदम उठा रही है। पीएफआई के ऑफिस के बाहर आप देखिए पुलिस के जवानों की, यहाँ पे लोकल पुलिस के जवानों की तैनाती की गई है। इसके पहले एहतियातन कदम उठाया था दिल्ली पुलिस ने। दरअसल दिल्ली पुलिस का कहना है कि वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो किसी भी हालात में जो माहौल है वो खराब ना हो, तो उस पे भी लगातार जो लोकल पुलिस है वो नजर रखे हुए हैं, और जो बातचीत का सिलसिला है वो भी किया जा रहा है। तो किसी भी, जब हमारी बात हुई कुछ अधिकारियों से, उनका कहना था कि जब बैन लगाने से पहले पर्याप्त सबूतों की आवश्यकता होती है, क्योंकि जाहिर तौर पे जो इनके अलग अलग संगठन थे, छात्रों के अलावा मौलाना मौलवी के अलावा एक वकीलों का भी संगठन था, तो ये कोर्ट में अगर चुनौती देते हैं तो किस तरीके से जो ये बैन है इसको वो बताएंगे कि ये सही है, ये डॉक्यूमेंट्स है, वो सारी चीजें रखेंगे। तो ये तैयारियां करने के बाद नेहा इस पूरी जो मैं लौटूंगी आपके पास हिमांशु, क्योंकि इस वक्त तमाम संवाददाता अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अब्दुल बशीर मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ सीधे हैदराबाद से जुड़ रहे हैं। अब्दुल, हैदराबाद में जब रेड पड़ी वहां पर कितने ऐसे पीएफआई या फिर उससे जुड़े संगठन थे जिनमें दस्तावेज या फिर सबूत पाए गए, उन पर अब बैन लग गया है, उनको सील बंद कर दिया गया, कितने ऐसे थे? देखिए नेहा, जब जुलाई 5 तारीख को जब हैदराबाद सिटी पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया था पीएफआई एक्टिविस्ट होने के नाते, जब तलाशी ली गई इनके घरों पर, तो कई सारे इनक्रिमिनेटिंग मटेरियल्स, ऐसे दस्तावेज मिले जो भारत के खिलाफ, देश के हित के खिलाफ थे, जो देश का अमन सुकून डिस्टर्ब करने के जो उसमें मटेरियल्स थे उनको सीज किया गया। साथ में कई सारे ऐसे वेपन्स थे जो ट्रेन कर रहे थे। यहाँ पर एक अब्दुल खादर नाम का कराटे ट्रेनर था जो लगभग 200 युवाओं को रेडिकलाइज करने के हैसियत से उनको ट्रेन कर रहा था। कई सारी जगहों पर इनकी बात जो है, जब वहां पर 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई, कुल 28 लोग इसमें एक्यूज्ड माने गए। इसके बाद जो है हाल ही में 23 सितंबर को जब एक रीजनल ऑफिस जो एनआईए का, जो पीएफआई का एनआईए ने सीज किया था चंद्रायनगुट्टा एरिया में, वहां पर भी कई सारे इंक्रिमिनेटिंग डॉक्यूमेंट्स मिले थे, कई सारे हार्ड डिस्क और पेन ड्राइव को सीज किया गया था। और चौंकाने वाली बात यह है कि पुलिस, तेलंगाना की निजामाबाद की पुलिस ने ये बताया है कि जो कराटे मास्टर का घर था वो खुद पीएफआई ने फंड किया था, और वहां पर जो है फर्स्ट फ्लोर पर इन सारे युवाओं को ट्रेनिंग दी जाती थी, यहाँ पर मीटिंग्स ऑर्गेनाइज किए जाते थे। तो ये सारे खुलासे जब हैदराबाद की पुलिस, तेलंगाना की पुलिस ने किए थे तब निकले। फिर एनआईए ने केस रजिस्टर किया अगस्त 26 को, और लगभग 38 इलाकों में, जो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के दीगर इलाकों में ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। रवीश पाल सिंह और देव कोटक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं भोपाल और मुंबई से, उनका भी रुख करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको दिखा देते हैं कि राजनीतिक तौर पर इस बैन को कैसे देखा जा रहा है, क्या कुछ प्रतिक्रिया आ रही है। कई राज्यों में इस प्रकार की घटनाएं घटी, राजस्थान से लेकर के हैदराबाद या इवन कर्नाटक में भी इस प्रकार से घटनाएं घटी, और जिसमें पूरा का पूरा लग रहा था कि ये षड्यंत्र करके एक राज्य में नहीं कई स्टेट्स में यह प्रॉब्लम देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं और हिंसा फैला रहे हैं। तो उसकी जांच होनी चाहिए थी। उसकी जब कई राज्यों का मामला आ जाता है तो एनआईए ही जांच करती है आतंकवादी घटनाओं का, इसलिए हम इस कदम का स्वागत करते हैं। यह कांग्रेस दल के कार्यकाल का पुराना भारत नहीं है, यह आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बदला हुआ नया भारत है। इस नए भारत के मुल्क में किसी भी देशद्रोही गतिविधियों को बढ़ावा कतई नहीं मिल सकता, उन पर प्रतिबंध जरूर लगेगा। जो सरकार का ये जो प्रतिबंध लगाने का फैसला है, यह फैसला ये सुनिश्चित करता है कि इस भारत के भूमि पर आतंकवाद को हम पनपने नहीं देंगे। गृह मंत्री अमित शाह जी को हम धन्यवाद देते हैं। आखिरकार
देशद्रोही पीएफआई पर प्रतिबंध आया। ऊना में कुछ दिन पहले पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे यह संस्था के लोग दे रहे थे। गल्फ कंट्री से जिस पद्धति से इस संस्था को टेरर फंडिंग हो रहा था, हिंदुस्तान में देशद्रोही प्रवृत्तियां नहीं चलेगी। सारे देश को आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी का आभार व्यक्त करना चाहिए। जिस प्रकार से सुरक्षा एजेंसियों ने और देश के अलग अलग राज्यों की पुलिस ने कोऑर्डिनेशन के साथ पिछले कुछ दिनों में पीएफआई की पूरी लीडरशिप को कुचल के रख दिया, आतंकी टेरर फंडिंग और आतंकी नेटवर्क, इसके पूरे जाल को तहस नहस करके रख दिया। ये अपने आप में एक अद्भुत मिशन पूरी दुनिया देख रही है। PFI is a avatar of SIMI, KFD and PFI. They were involved in anti-national activity. They were involved in a lot of violences, and then they had their command outside the country, and some of the important office bearers went across the border and had their own training. That's how they were doing all anti-national activities, and time had come to ban this organization. तो आपने देखा किस तरीके से 5 साल का प्रतिबंध अब पीएफआई और उससे जुड़े संगठनों पर लगा दिया गया है, जिसको लेकर अलग अलग राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। ये कहा जा रहा है कि ये दरअसल बहुत पहले हो जाना चाहिए था। 5 साल के लिए प्रतिबंध, टेरर लिंक के कई सबूत पाए गए हैं। जो 2 राउंड्स की रेड मिली थी उसमें ले जाओगे, देश में हिंसा फैलाओगे तो भी रोके जाओगे, और देश के दुश्मनों की आज्ञा लेकर के और देश के विरुद्ध साजिश करके और देश को दहलाने की, देश में हिंसा फैलाने की, देश में का माहौल खराब करने की अगर कोशिश की जाएगी तो उसका जवाब निश्चित तौर से मिलना चाहिए। मैं पीएफआई पर जो प्रतिबंध लगाया गया है इसका स्वागत करता हूं, और जो भी विरोध करने वाले हैं उनको यह कहना चाहता हूं कि यह देश के विरुद्ध जो साजिश करने वाले हैं, अगर उनके खिलाफ कार्रवाई होती है तो उसके स्वागत की जगह उसका विरोध करने का मतलब यह होता है कि निश्चित तौर से वह हिंसा फैलाने वालों को मदद करने के लिए आगे आ रहे हैं, और इस प्रकार की चीजें यह देश बर्दाश्त नहीं करेगा और इसका जवाब देश देगा, देश जरूर देगा, और जहां जरूरत होगी वहां पर देगा। एक आखिरी सवाल है, लता मंगेशकर जी की पुण्यतिथि के ऊपर अयोध्या में लता मंगेशकर चौक शुरू होने जा रहा है, किस तरह से देखते हैं? इतना बड़ा ट्रिब्यूट है, प्रधानमंत्री ने भी उनको ट्रिब्यूट दिया था। देखिए, लता जी एक तरह से इस देश का मान सम्मान थी, भारत की स्वाभिमान थी, वो भारत रत्न थी। उनके सम्मान में जो भी कुछ किया जाएगा वह कम होगा। मैं पुण्यतिथि पर उनको नमन करता हूं, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। तो सहयोगी संगठनों पर भी शिकंजा कसता हुआ पहले छापेमारी 2 राउंड की, उसके बाद अब पाबंदी 5 साल की लगा दी गई है। गृह मंत्रालय का यह बड़ा और अहम फैसला। पीएफआई यानी कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, देव कोटक और रवीश पाल सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। देव कोटक का सबसे पहले रुख करते हुए, देव, जिस तरीके से यह कार्रवाई हुई है इसको लेकर महाराष्ट्र में राजनीतिक सियासतदानों में किस तरह की प्रतिक्रिया दिखाई दे रही है? जी, जैसे कि आप जानते ही हैं कि पूरे देश में 250 से अधिक लोगों को अभी तक या तो डिटेन किया गया है या उन्हें अरेस्ट किया गया है, लेकिन सिर्फ महाराष्ट्र की बात करें तो तकरीबन 50 लोग के आसपास अभी तक डिटेन किए गए हैं और अरेस्ट किए गए। यहाँ पर महाराष्ट्र एंटी टेररिज्म स्क्वाड, मुंबई लोकल पुलिस और क्राइम ब्रांच इन्वॉल्व है, जो सारे आरोपियों को पकड़ने में इन्वॉल्व है अभी तक। लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र भी एक ऐसा राज्य है दूसरे राज्यों के साथ जिन्होंने मांग की थी कि जो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई है उन्हें बैन किया जाए, लेकिन इसमें कल नवी मुंबई के एक लोकल कोर्ट में कुछ लोगों को बेल भी दी गई थी, क्योंकि वहां पर ये सिद्ध हुआ कि उनकी किसी भी किस्म की इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। लेकिन जहां तक अगर हम पूरे भारत की बात करें तो आप कहीं ना कहीं अनुमान लगा ही सकते हैं कि ये कितना गंभीर ऑर्गेनाइजेशन है, जब गृह मंत्रालय ने और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने यह बात का निर्णय लिया है कि इस आउटफिट को बैन किया जाए, क्योंकि इसके तार जुड़े हुए हैं और इसका कनेक्शन कहीं ना कहीं
JMB के साथ है, जो भी एक दूसरी बैंड आउटफिट है, स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया सिमी के साथ है। तो यहाँ पर कहीं अलग अलग रूप से देखने को मिला कि इनके जो तार है इनके साथ जुड़े हुए हैं और ये लोग टेररिस्ट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। कुछ जगहों पर ऐसे दस्तावेज भी पाए गए जिसके कारण तात्कालिक रूप से इन पर प्रतिबंध लगाया गया, जिसे हम इंडेफिनिट कहीं ना कहीं एक बैन भी कह सकते हैं। लेकिन कल्याण, भिवंडी और मुंबई के कई इलाकों में भी हमने यहाँ छापेमारी देखी, लेकिन यहाँ पर हालांकि ईडी और NIA इन्वॉल्व उतनी नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर महाराष्ट्र में एंटी टेररिज्म स्क्वाड हर जगह पर छापेमारी का काम कर रही थी और बहुत आरोपियों को भी अरेस्ट और डिटेन कर चुकी है। तो अभी तक हमारे पास इस तरह की डिटेल्स है नेहा। ठीक है देव, मैं लौटूंगी आपके पास। इस बीच आपको ये भी बता दें कि तमाम वो राज्य जहां पर 2 राउंड्स की रेड डल चुकी है, उसमें दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये सभी राज्य शामिल हैं। मेरे सहयोगी रवीश पाल सिंह इस वक्त भोपाल से जुड़े हैं। रवीश, किस तरीके से मध्य प्रदेश में PFI का जो पूरा संगठन है वो सक्रिय था, कैसे वहां पर अब पाबंदी के बाद माहौल है, कहां पर धारा 144 लग सकती है, इस बारे में जानकारी दीजिए। जी बिल्कुल, देखिए थोड़ी देर में और स्थिति साफ हो जाएगी। अभी तक की जानकारी के मुताबिक कहीं पर भी पूरे मध्य प्रदेश में धारा 144 लगाने की नौबत नहीं आई है। जिस तरीके की तस्वीरें हमने देखी थी जब NIA ने कार्रवाई की थी 22 सितंबर को, देश के कुछ राज्यों में विरोध हुआ था, खासतौर से केरल में हमने देखा कि किस तरह के लोग सड़कों पर उतर आए थे। ऐसी स्थिति मध्य प्रदेश में कभी बनी नहीं, इसलिए यहाँ पे फिलहाल धारा 144 लगाने जैसी स्थिति नहीं है। बात करें कि किस तरीके से ये अपना नेटवर्क फैला रहे थे, उसकी एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको बताता हूं। देखिए कल भोपाल से SDPI के जिस प्रदेश अध्यक्ष को गिरफ्तार किया गया है, अब्दुल बेलिम, ये बताया जा रहा है कि इंदौर में भी संदिग्ध गतिविधियों में इसका नाम बार बार सामने आ रहा था, जिसके बाद इंदौर के जिलाधिकारी या DM ने इसको जिला बदर कर दिया था। लेकिन नासिर बेलम जो है वहां से जिला बदर होने के बाद भोपाल आ गया, यानी जब इंदौर में उसे जिला बदर किया गया, उसकी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा, तो वो भोपाल आ गया और भोपाल से ही आखिरकार उसको कल हिरासत में लिया गया। तो ये एक उदाहरण मैंने बताया कि किस तरीके से जब एक क्षेत्र में इनके ऊपर लगातार प्रतिबंध लगते थे या फिर इन पे एक शिकंजा कसता था तो ये उस जिले को छोड़ देते थे। और यही सामने भी आ रहा है, इनका जो नेटवर्क धीरे धीरे फैला है प्रदेश के अलग अलग जिलों में, वो उसके पीछे इसी तरीके की मोडस ऑपरेंडी अब तक सामने आई है। खरगोन जहां पे सांप्रदायिक हिंसा हुई थी, उसके बाद PFI का नाम सबसे पहले मध्य प्रदेश में जब सामने आया खरगोन हिंसा के बाद, तब फिर वहां पे मालवा निमाड़ के क्षेत्र में इन पे लगातार गतिविधियों पे नजर रखी गई, इन पे शिकंजा कसा गया और आखिरकार ये छापामार कार्रवाई की गई। तो ये बताता है कि कैसे अपने आप को ये मजबूत कर रहे थे, न केवल मजबूत कर रहे थे बल्कि अलग अलग क्षेत्रों में अपने संगठन का फैलाव कर रहे थे। दूसरी बात आप ये देखिए कि जब इनको गिरफ्तार किया गया, जब इन्हें कोर्ट में पेश किया गया, तो सिर्फ यही नहीं, इन संगठनों के साथ कई ऐसे संगठन भी जुड़े हैं जो कि इनकी कानूनी प्रक्रिया में भी इनका समर्थन करते हैं। कोर्ट में जब इनकी गिरफ्तारी के बाद इन्हें पेश किया गया था NIA कोर्ट में भोपाल की, तो वहां पर यह बताया गया कि इनको क्यों रिमांड पे नहीं दिया जा सकता। इनके वकीलों की तरफ से कोर्ट में यह दलील दी गई कि पुलिस की गाड़ी जो है वो कहीं भी पलट जाती है, तो आखिरकार में इनकी जान को खतरा है। मतलब आप सोचिए कि विकास दुबे का जो घटनाक्रम हुआ था, उसी घटनाक्रम की दलील देते हुए यहाँ पर वकील ने इनके कहा था कि मध्य प्रदेश में ऐसा हो सकता है। तब जज ने कहा था कि मध्य प्रदेश ऐसा राज्य नहीं है, यहाँ पे आप निश्चिंत रहें। ये बताता है कि ना केवल ये जनमानस को भड़काने के काम में लगे हुए थे, लेकिन उन्हें इस बात का भी इल्म था कि यदि ये पकड़े जाएंगे तो उसके बाद एक दूसरा जो किस तरीके से संगठन वो सामने आए और किस तरीके से इनको वो बचाने का रास्ता निकाले, ये तमाम तैयारियां पहले से थी और इसीलिए यहाँ पे इस तरीके की गतिविधियां जो है वो धीरे धीरे बढ़ रही थी। लेकिन आप देखिए कि 22 तारीख को जब NIA ने छापा मारा तो उसके बाद इनकी ना केवल कमर टूटती गई बल्कि ये भी सामने आ गया कि PFI किस तरीके से अपने आपको विस्तार दे रहा है, क्योंकि अभी तक तो सिर्फ यही माना जा रहा था कि PFI सिर्फ उन जिलों में ज्यादातर सक्रिय है जहां पर सिमी ज्यादा सक्रिय रहता था, मालवा निमाड़ के इलाके में। लेकिन जिस तरीके से श्योपुर से गिरफ्तारी हुई है, श्योपुर से डिटेन में लिए गए हैं PFI के कार्यकर्ता सदस्य, वो बताता है कि PFI केवल सिर्फ उन इलाकों में नहीं जहां पे सिमी एक्टिव थी बल्कि उन इलाकों में भी पहुंच गया है जहां से इससे पहले कभी सिमी जैसे संगठन नहीं पहुंच पाए थे। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। तमाम
रिपोर्टर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं देश के अलग अलग हिस्सों से, लेकिन इस बीच हम आपको वो सबूत भी दिखा रहे हैं जो पीएफआई और उससे जुड़े संगठनों के खिलाफ पाए गए हैं। हिमांशु मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी के साथ। हिमांशु, आप एक ऐसे एरिया में खड़े हैं जो लगातार निशाने पर रहा है। जब भी रेड हुई है पीएफआई या उससे जुड़े संगठनों को लेकर, शाहीन बाग का नाम प्रमुख तौर पर सामने आया है। देखिए, शाहीन बाग में ठीक उसी जगह पर खड़े हैं हम जहां पे पीएफआई का हेड ऑफिस था। पूरे पीएफआई का हेड ऑफिस यहीं पर था, इस बिल्डिंग में, जहां पर सील लगा दिया गया है। बाहर की तरफ से अगर हम आपको दिखाएं तो देखिए यहां पर जो पोस्टर्स वगैरह लगे थे उन्हें फाड़ दिया गया है रेड के दिन ही। और ये देखिए, ये बाहर से जो ताले लगे हुए और अब बाहर जो मेन गेट है अंदर की तरफ, वहां पर बाकायदा सील कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस के जवान आप देख सकती हैं, दूसरी तरफ यहां पर दिल्ली पुलिस के जवान हैं जो इस इलाके में पेट्रोलिंग कर रहे हैं। दरअसल यहां पर 144 19 सितंबर को एक ऑर्डर जो एनएफसी के जो एसीपी उनकी तरफ से किया गया था 60 दिनों के लिए, वो ऑर्डर भी इस इलाके पर लागू होता है। तो लगातार एहतियातन कदम दिल्ली पुलिस के द्वारा उठाया जा रहा है शाहीन बाग को लेकर के, क्योंकि देखिए जब दरअसल शाहीन बाग का नाम सबसे पहले उस वक्त आया था जब सीए के खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू हुआ था। तो शाहीन बाग में एक रोड, जो मेन रोड है सामने की तरफ आप जो देख रही हैं, वो सामने जो मेन रोड है उस पर जो एक रास्ता है उस पर पूरा प्रोटेस्ट शुरू हो गया था। बीच सड़क पर टेंट लगाए गए थे और उसके बाद इस तरीके के प्रदर्शन देश के दूसरों हिस्सों में भी देखने को मिला था। तो इसलिए शाहीन बाग पर पुलिस लगातार नजर रखती है, एहतियातन पुलिस कार्रवाई भी करती रहती है। और इसके अलावा दिल्ली पुलिस का कहना है कि चूंकि राजधानी है इसलिए हमेशा पुलिस सतर्क रहती है। नेहा, इसके अलावा अगर हम कहें तो जो 4 गिरफ्तारियां हुई थी उसमें से जो दिल्ली के जो पीएफआई के हेड थे उनकी भी उनके घर से गिरफ्तारी हुई थी। वहां से 2 फोन भी और कुछ दस्तावेज भी सीज किए गए थे, जिनकी फिलहाल जांच बल की जा रही है। वहां पर लगाया गया है किसी गड़बड़ी की आशंका के मद्देनजर। लेकिन इस बीच जितेंद्र बहादुर सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, जब सेकंड राउंड की रेड चल रही थी, कल ही आपने ये जानकारी दी थी कि रेड के बाद हो सकता है कि पीएफआई या उससे जुड़े संगठनों पर बैन लग जाए, यानी कि ठीक ऐसा ही आज देखने को मिला है। आज तक की खबर पर मुहर लगी है। बिल्कुल नेहा, कल जब लाइव चल रहा था उस दौरान इस तरीके से खबरें आई थी कि जो गृह सचिव हैं उनके साथ बैठक एक उच्च स्तरीय चल रही है जिसमें एनआईए के डीजी, ईडी के डायरेक्टर और इसके साथ साथ आईबी चीफ मौजूद थे। उसी बैठक में इस तरीके का निर्णय लिया गया कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को बैन करना है और आज वो दिखाई पड़ रहा है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को बैन करके जो उससे जुड़े हुए संस्थान और भी हैं, 8 संस्थान, उनको भी बैन किया गया है 5 सालों के लिए। सबसे बड़ी बात नेहा यह है कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जिस तरीके से विदेशी आतंकी संगठनों से जुड़ा हुआ है, जिसमें आईएसआईएस का नाम सबसे आगे आ रहा है। आईएसआईएस जो संगठन है वो सीरिया, इराक और अफगानिस्तान में किस तरीके से पल बढ़ रहा है, उनसे संगठन का जो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का है उसका संपर्क रहा है और यहां से युवाओं को रेडिकलाइज करके उस संगठन में शामिल करने की कोशिश कर रहे थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि वहां के जो वीडियोज आते थे उन वीडियो को रेडिकलाइज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। तो ये जानकारियां एजेंसीज के पास जैसे ही पहुंची उसके बाद गृह मंत्रालय को ये पूरी जानकारी दी गई और इसका बाकायदे डॉजियर तैयार किया गया। ईडी ने जहां फंडिंग के लिए डॉजियर तैयार किया तो वहीं दूसरी तरफ एनआईए ने जो इसके टेरर फंडिंग के सारे लिंक थे उसके बारे में जानकारी हासिल की और इसको जब गृह मंत्रालय को दिया, गृह मंत्रालय ने किसी भी तरीके से इसमें देरी नहीं की और उन्होंने आज इस संगठन को 5 सालों के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। अब आने वाले दिनों में जो इन लोगों के संगठन से जुड़े हुए रिंग लीडर्स हैं, जो कि पहले छापेमारी हुई थी उसमें 106 लोग गिरफ्तार हुए थे, दिल्ली में ऐसे करीब 30 से 35 जो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के सीनियर लीडर हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कड़ी की जा रही है, क्योंकि वही सारे लोग ऐसे हैं जो कि युवाओं को, भोले भाले युवाओं को रेडिकलाइज करते थे और उनको आतंकी संगठनों में भेजने के लिए पूरी तरीके से तत्पर करते थे। जो रेड्स में फाइंडिंग्स मिली हैं, जो बहुत सारे वहां से दस्तावेज मिले हैं जिसमें यह पता चला है कि आईडी किस तरीके से बनाना है, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और उससे जुड़े हुए जो सीनियर लोग हैं उसकी ट्रेनिंग देते थे। फंड कहां से आता था, उसके पैसे भी बरामद हुए हैं बंगलोर से। तो इस तरीके की जानकारियां हैं जिसके आधार पर इतना कड़ा निर्णय गृह मंत्रालय। ठीक है, आप सभी बने रहिए हमारे साथ। पीएफआई पर बैन में कई
सबूत उसके खिलाफ आए थे। कल की छापेमारी में जांच एजेंसियों ने ये सबूत पाए थे। तस्वीरें आप देख रहे हैं इन सबूतों की, जिसमें बड़ी संख्या में कैश और कुछ दस्तावेज, लैपटॉप्स, इक्विपमेंट्स, ये सब कुछ पाया गया, जिसमें इनके आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के पुख्ता सबूत थे। आठ अन्य ऐसे संगठन हैं जो पीएफआई से जुड़े हुए थे। देश भर में ये व्यापक तरीके से आतंक का अड्डा चला रहे थे और यही वजह है कि अब इन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। राजनीतिक हलकों से भी इस कदम की सराहना की जा रही है। इसके लिए मैं आप सबसे अनुरोध है, सारी चीजें हम आपको बताएंगे। नहीं हटाई नहीं, अरे ऐसे रहने दो उनको, सब अपने ही लोग हैं। अरे भैया ऐसे मत हटाओ, ऐसे ऐसा ना। अभी हम 11 बजे आ जाएंगे, 11 बजे सारी आपको पूरी सूचना देंगे। अभी एक कार्यक्रम है, प्लीज प्लीज एक कार्यक्रम है, मुझे बहुत जल्दी है, नहीं तो मैं आता। ऐसे ना आपको सब सुन रहे हैं। देखो ऐसा ऐसा है, मैं एक कार्यक्रम में जा रहा हूँ, अभी मुझे क्षमा करें, मैं 1 घंटे में वापस आ रहा हूँ, आपको पूरी बात बताऊंगा। ठीक है, चलिए प्लीज 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 अभी बस आ रहा हूँ। बहुत जरूरी कार्यक्रम है एनडीआरएफ का, तो उसके लिए जाना है। ठीक, बैन पे क्या कहेंगे सर? बैन पे कह दीजिए, बैन वेलकम करते हैं, इतना तो बता दीजिए। देखिए बैन हमारे मंत्रालय ने पूरी सूचनाओं के आधार पर और पूरे सबूतों के आधार पर किया। आके मैं आपको सूचना दूंगा। तो अजय मिश्र टेनी को सुन रहे थे आप, जिनका जाहिर तौर पर यह कहना था कि सभी पार्टियां इस फैसले का स्वागत करती हैं, क्योंकि ये कदम जो एमएचए की तरफ से उठाया गया है दरअसल पीएफआई और उनसे जुड़ी आतंकी गतिविधियों को लेकर है। कल की छापेमारी में जांच एजेंसियों को जो सबूत मिले थे वो हम आपको दिखा रहे हैं। जितेंद्र बहादुर सिंह लगातार जुड़े हैं। जितेंद्र, देखिए लगातार ये मांग की जा रही थी कि जिस तरीके से सिमी पर बैन लगा है उसी तरीके से पीएफआई पर बैन लगा दिया जाए, लेकिन क्या इन रेड्स का इंतजार किया जा रहा था ताकि पुख्ता तौर पर और सबूत जुटाए जा सके और यह साबित किया जा सके कि वाकई पीएफआई एक आतंकी संगठन है? देखिए नेहा, कई राज्यों की तरफ से इस बात की मांग रखी गई थी कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जिस तरीके से देश विरोधी गतिविधियों में शामिल है, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, झारखंड हो या फिर मध्य प्रदेश, इन राज्यों की तरफ से ये कहा गया कि केंद्र सरकार इस पर बैन लगाए। लेकिन उस दौरान इसके बारे में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के बारे में जो आतंकी इसकी गतिविधियां हैं, चाहे वो विदेशों से टेरर फंडिंग हो रही हो या फिर ये अलग अलग जो आतंकी संगठन है उसमें इनके इन्वॉल्वमेंट की बात रही हो, उसकी जानकारी बहुत ज्यादा मौजूद नहीं थी। लेकिन जैसे ही एजेंसियों ने, एनआईए, ईडी और राज्यों की पुलिस ने इन पर शिकंजा कसा तो कई महत्वपूर्ण दस्तावेज मिले हैं। एनआईए के पास से जो दस्तावेज मिले हैं उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इन लोगों के ऐसे पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के पंपलेट मिले हैं जिसमें ये लोग आईडी बनाने का प्रयास कर रहे थे और उसका लिखित जानकारी उसमें दी गई है। इसके साथ ही कुछ ऐसी जगहें हैं जहां पर जीपीएस डिवाइस भी इनके यहां से मिले हैं। तो ये तमाम ऐसे सबूत हैं जो आतंकी गतिविधियों को किस तरीके से ये लोग बढ़ा रहे थे। इसके अलावा जो आईएसआईएस संगठन है उससे भी इनके संबंध लगातार दिखाई पड़ रहे थे, जिसमें इराक, सीरिया और इसके अलावा अफगानिस्तान में केरल से बहुत सारे युवाओं को और उनके परिवार वालों को भेजा गया था, जिसमें पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का हाथ पीछे से था। और यही वजह है कि एनआईए ने इस पर बड़ा एक्शन किया और 106 लोगों को गिरफ्तार किया। उसके बाद राज्यों की पुलिस को जब एनआईए की तरफ से इनपुट दिया गया और ये कहा गया कि इन लोगों की गतिविधि लगातार आतंकी गतिविधियों में संलिप्त हैं और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के जो सीनियर लीडर हैं वो इन तमाम चीजों में शामिल हैं, इसके बाद दूसरे राउंड की जब छापेमारी की गई तो वहां से कई महत्वपूर्ण दस्तावेज एनआईए और दूसरी एजेंसीज को मिले हैं। उसके बाद इस तरीके का कदम गृह मंत्रालय की तरफ से उठाया गया है। इनके संबंध जो सिम्मी रहा है, जिसको कि पहले से ही प्रतिबंधित किया जा चुका है, जानकारी ये है, जो नोटिफिकेशन गृह मंत्रालय की तरफ से दिया गया है उसमें यह कहा गया है कि जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश
प्रदेश, जो कि बांग्लादेश का आतंकी संगठन है, भारत में उसको प्रतिबंधित किया है, लेकिन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का जो कैडर है उससे संपर्क रखता है और किसी न किसी तरीके से युवाओं को जो भारत में मौजूद है। आपके पास बीच बड़ी खबर प्रदर्शकों को बता दें, पीएफआई बैन पर गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी का बयान, जो अब से कुछ देर पहले हम आपको सुना रहे थे, उनका ये कहना था कि सबूतों के आधार पर ही पीएफआई पर बैन लगाया गया है, यानी कि सबूतों को ध्यान में रखते हुए उन्हें आधार मानकर 5 साल का बैन सरकार की तरफ से लगाया गया है। समर श्रीवास्तव मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़े हैं। समर, देखिए उत्तर प्रदेश में भी बड़ी कार्रवाई हमने देखी थी, पहले राउंड हो दूसरा राउंड हो, दोनों रेड्स में कई ऐसे दस्तावेज, कई ऐसे सबूत पाए गए जो कि इस बात की ओर इशारा करते थे कि पीएफआई का आतंकी संगठन है। क्या जानकारी मिल रही है कि उत्तर प्रदेश में कितनी गिरफ्तारियां, कितने लोग हिरासत में और किस तरीके की आपत्तिजनक सामग्री वहां से पाई गई है? नेहा, देखिए पीएफआई को लेकर उत्तर प्रदेश में लगातार धरपकड़ जारी थी, फिर वो चाहे सेंट्रल एजेंसी एनआईए द्वारा हो या यूपी एटीएस के द्वारा हो, बाराबंकी हो, मेरठ हो, बुलंदशहर हो, सहारनपुर हो, लखनऊ हो, कोई जिला नहीं छोड़ा गया जहां पर धरपकड़ नहीं की गई। और कहीं ना कहीं जो इनपुट से जो सिक्योरिटी एजेंसी ने दिए थे वहां पर देर रात कहें या अर्ली मॉर्निंग कहें, वहां पर धरपकड़ लगातार जारी रही। कल की जो कार्रवाई हुई उसमें 50 के ऊपर अरेस्टिंग हुई जो पीएफआई के मेंबर्स थे, और आज सुबह होते होते खबर यह आती है कि पीएफआई पर बैन लग जाता है। और अगर आप उत्तर प्रदेश की बात करेंगे नेहा, तो उत्तर प्रदेश वो राज्य है 2019 में जिसने एक सजेशन एक तरह से दिया था, रिक्वेस्ट किया था यूनियन गवर्नमेंट से कि वो पीएफआई पर बैन लगाएं। ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि सीए एनआरसी के जो दंगे लखनऊ में हुए थे, यूपी पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक उसमें पीएफआई का भी कहीं ना कहीं हाथ था, और इतने साक्ष्य यूपी पुलिस के पास थे कि वो ये प्रूव कर सकते थे। और एक रिपोर्ट एक तरह से यूनियन गवर्नमेंट को दी गई थी, पर क्योंकि उतने प्रूफ शायद यूनियन गवर्नमेंट के पास उस समय नहीं रहे होंगे कि वो बैन लगा पाए, इसलिए पूरे एक राज्य के दम पर नहीं बल्कि सारे राज्यों में एक तरह से जो है धीरे धीरे डिटेल्स कलेक्ट की गई और फिर एक तरह से छापेमारी का प्रोसीजर शुरू हुआ। एक 22 सितंबर को हुआ और एक कल हुआ, और जिसके बाद एक म्यूचुअली डिसीजन लिया गया कि हाँ पीएफआई के लिंक्स हैं। और अगर आप उस रिपोर्ट को देखेंगे नेहा, जो एक तरह से सेंटर की तरफ से आई है, मिनिस्ट्री की तरफ से आई है, होम मिनिस्ट्री की तरफ से, उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि ये कहीं ना कहीं यूथ के माइंड को रेडिकलाइज करते थे और इनका लिंक्स आईएसआईएस जैसी आतंकी संगठनों से भी हो सकता है, क्योंकि इसके काफी प्रूफ मिले हैं। और अगर आप लखनऊ की बात करें या फिर यूपी की बात करें, लखनऊ और बाराबंकी से जिनको पकड़ा गया है उनके पास से 3 से 4 मोबाइल फोन्स बरामद हुए हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स बरामद हुए हैं, लैपटॉप्स बरामद हुए हैं। और सूत्रों से हमें पता चला है कि जो डॉक्यूमेंट्स बरामद हुए हैं उसमें कई ऐसे मैप्स थे इंडिया के जो संवेदनशील इलाके थे, जैसे कि उसमें अयोध्या हो सकता है, उसमें वाराणसी हो सकता है। तो ये सारे साक्ष्य धीरे धीरे जुटाए गए, और जो अरेस्टिंग आपकी 22 सितंबर को हुई थी उनसे जब इंटरोगेशन किया गया तो और इलाकों का पता चला कि कौन कौन से सक्रिय इलाकों में कहां कहां वो बसे हैं। और मजे की बात यह है कि ये एक तरह से स्लीपर सेल की तरह ही काम कर रहे थे। पुलिस की माने तो ये ऐसी जगहों पर रहते हैं क्योंकि अगल बगल रहने वालों को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता है कि हाँ ये पीएफआई से जुड़े हैं। आज तक मैं जब ग्राउंड रिपोर्ट करी और बाराबंकी और लखनऊ में पड़ताल की तो ये पाया कि जिन जगहों से अरेस्टिंग हुई थी उनके पड़ोसियों तक को ये नहीं पता था कि फलाना व्यक्ति जो है वो पीएफआई से जुड़ा था, या उसके पास 3 से 4 मोबाइल फोन्स होंगे, डॉक्यूमेंट्स होंगे, या देश विरोधी चीजें उसके पास से रिकवर होंगी। तो ये बड़ी चीज है कि वो हमारे ही बीच में है पर हमको नहीं पता है कि वो कहां है, क्योंकि वो एक तरह से इस तरह से काम कर रहे हैं कि वो दिखाते कुछ और। अगर आप इंदिरा नगर केस की बात करती हैं तो सबके लिए वो एक दर्जी था पर वो अपनी दुकान पर कभी जाता नहीं था और वो उस घर में रहता था, और जब अरेस्टिंग हुई तो सब वहां पर चौंक गए कि ये हमारे ही मोहल्ले में रह रहा था। तो ये इस तरह के केसेस जो आए हैं, और यूपी के एटीएस चीफ जो होते हैं वो भी इस मोडस ऑपरेंडी को बताते हैं कि ये जहां भी रहते हैं अपनी पहचान छुपा कर रखते हैं, यानी कि ये जो सोसाइटी में रह रहे हैं, गांव में रह रहे हैं, तो उनमें और जितेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तमाम अन्य संवाददाता भी हमारे साथ लगातार सुबह से अपडेट दे रहे हैं, क्योंकि बड़ी कार्रवाई पीएफआई से जुड़े संगठनों के खिलाफ एमएचए की ओर से की गई है। 5 साल का प्रतिबंध, बैन लगा दिया गया। दिल्ली में कथित शराब घोटाले में सीबीआई ने पहली गिरफ्तारी की है। केजरीवाल और सिसोदिया के करीबी माने जाने वाले विजय नायर को सीबीआई ने गिरफ्तार किया है। अब बीजेपी गिरफ्तारी पर तंज कस रही है। अभी तो गिरफ्तारी शुरू हुई है और जल्द केजरीवाल और सिसोदिया की तमन्ना भी पूरी होगी, ये बीजेपी का कहना है। वहीं आप इसे राजनीति से प्रेरित और गुजरात चुनाव से जोड़कर बीजेपी पर पलटवार कर रही है।
दिल्ली की जिस शराब नीति मामले पर इतना सियासी हंगामा हो रहा है, उसमें सीबीआई ने पहली गिरफ्तारी कर ली। सीबीआई ने केजरीवाल के करीबी माने जाने वाले विजय नायर को गिरफ्तार कर लिया है। ये वही विजय नायर हैं जिन्हें कथित शराब घोटाले का मुख्य साजिशकर्ता बताया जा रहा है। विजय नायर की गिरफ्तारी के बाद बीजेपी और आम आदमी पार्टी में वार पलटवार तेज हो गया है। बीजेपी विजय नायर की गिरफ्तारी को भुनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। वहीं आम आदमी पार्टी ने इसे राजनीतिक प्रतिशोध बताते हुए कहा कि नायर गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए रणनीति तैयार कर रहे थे, इसीलिए बीजेपी ने उनकी गिरफ्तारी करवाई। आप कह रही है कि बार बार पूछताछ के दौरान विजय नायर पर मनीष सिसोदिया का नाम लेने का दबाव बनाया गया। उनको लगता है कि आम आदमी पार्टी की बढ़ती हुई लोकप्रियता और खास तौर में गुजरात के अंदर जो उनको चैलेंज आ रहा है, उसको रोकने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। विजय नायर के घर पे 2 बार तलाशी की जा चुकी है, रेड मारी जा चुकी है, जिसके अंदर कोई गैरकानूनी चीज अभी तक नहीं मिली है। बार बार पूछताछ बुलाने पे उनके ऊपर यही दबाव बनाया जा रहा था कि आप बस मनीष सिसोदिया का नाम ले दो, वरना आपको गिरफ्तार कर लेंगे। विजय नायर की गिरफ्तारी के बाद अब मनीष सिसोदिया और बाकी जो लोग हैं इस शराब घोटाले के अंदर, उनकी भी गिरफ्तारी होने जा रही है। और जो अरविंद केजरीवाल साहब ने बहुत दिन पहले अपनी शंका जाहिर की थी कि बहुत जल्दी मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी होने वाली है, मुझे लगता है कि उनकी बात सच होने का समय आने वाला है और बहुत जल्दी मनीष सिसोदिया की भी गिरफ्तारी होगी, क्योंकि सबूत सब सामने है। विजय नायर की गिरफ्तारी पर बीजेपी ने आप को घेरते हुए ट्वीट किया। मीडिया से पता चला कि विजय नायर को गिरफ्तार कर लिया गया है। मनीष सिसोदिया, अभी शुरुआत हो गई, बहुत जल्दी आपकी और अरविंद केजरीवाल की तमन्ना भी पूरी होगी। दरअसल अरविंद केजरीवाल कई बार कह चुके हैं कि बीजेपी गुजरात चुनाव से पहले मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी का बहाना तलाश रही है। तमन्ना पूरी होगी वाला तंज इसीलिए बीजेपी कर रही है। अभी हम देख रहे थे इन्होंने नौटंकी करी पिछले 15-20 दिन में, शराब में पैसा खा लिया, शराब में पैसा खा लिया, शराब में पैसा खा लिया। हम 10 बार पूछ लिए, भाई रेड मारी थी, रेड में क्या निकला? ढेला नहीं निकला, रेड में कुछ नहीं निकला। केजरीवाल के पूर्व सहयोगी और बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने कहा कि शराब घोटाले से लेकर पंजाब के अवैध लेन देन तक सबकी हैंडलिंग विजय नायर ही करता था। कपिल मिश्रा ने आप पर हमला बोलते हुए ट्वीट किया। विजय नायर की गिरफ्तारी शराब घोटाले का हर सच सामने लेकर आएगी। विजय नायर के तार सीएम केजरीवाल तक जाते हैं। वहीं बीजेपी के आरोपों पर आम आदमी पार्टी ने करारा पलटवार किया। सरकार का उनसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी एक्साइज पॉलिसी के इन्वेस्टिगेशन के तहत सीबीआई ने उन्हें अरेस्ट किया है। क्यों? क्योंकि विजय नायर गुजरात के चुनाव का कम्युनिकेशन, मीडिया, सोशल मीडिया देख रहे थे। सरकार से कोई लेना देना ना होते हुए भी उनको अरेस्ट किया गया है, क्योंकि गुजरात में अरविंद केजरीवाल की और आम आदमी पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता से भारतीय जनता पार्टी को डर लग रहा है। जहां बीजेपी कह रही है कि ये तो शराब घोटाले में गिरफ्तारी की शुरुआत भर है, वहीं आप राजनीतिक बदले और गुजरात चुनाव से जोड़कर विक्टिम कार्ड खेलने के मूड में दिख रही है। पंजाब चुनाव से काफी पहले उनकी मुलाकात अरविंद केजरीवाल से हुई। इसके बाद उन्हें आम आदमी पार्टी की कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी की जिम्मेदारी दी गई। फिलहाल वो गुजरात चुनाव के लिए रणनीति तैयार कर रहे थे और अब इस मामले को लेकर राजनीतिक बवाल छिड़ गया है। आम आदमी पार्टी ये सवाल पूछ रही है कि गुजरात चुनाव से पहले ही आखिर विजय नायर की गिरफ्तारी क्यों की गई। आज तक ब्यूरो। विजय नायर की पूरी कुंडली आपको दिखा देते हैं। ये समझाने की कोशिश आपको करते हैं कि आखिर विजय नायर को क्यों कथित घोटाले का मुख्य साजिशकर्ता कहा जा रहा है और पूरे मामले में कैसे नियमों को ताक पर रखा गया। कथित आबकारी घोटाले में विजय नायर की गिरफ्तारी के मायने समझने के लिए पहले जानिए विजय नायर का पूरा परिचय क्या है और बीजेपी क्यों आरोप लगा रही है कि नायर के नायक खुद केजरीवाल हैं। विजय नायर को केजरीवाल और सिसोदिया का करीबी माना जाता है। एंटरटेनमेंट इवेंट कंपनी ओनली मच लाउडर के पूर्व सीईओ
सीबीआई के आरोपों की लिस्ट में नंबर 5 का आरोपी। सीबीआई से जांच में सहयोग की कही थी बात। देश से फरार होने की आशंका से किया था इनकार। विजय नायर पर मीटू का आरोप भी लग चुका है। बताया जा रहा है कि विजय नायर को सीबीआई हेडक्वार्टर बुलाया गया था। वहां पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। विजय नायर पर चुन चुनकर लाइसेंस देने, गुटबंदी करने और साजिश रचने का आरोप है। आबकारी नीति केस में सीबीआई ने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री समेत 15 लोगों को भी आरोपी बनाया है। सीबीआई के एफआईआर में मनीष सिसोदिया को आरोपी नंबर 1 बनाया गया है। दिल्ली शराब घोटाले में सीबीआई के बाद ईडी ने दिल्ली, मुंबई और लखनऊ समेत देश में 30 जगहों पर छापे मारे थे। दिल्ली सरकार की आबकारी नीति मामले में सीबीआई की कार्रवाई के बाद ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का मामला भी दर्ज किया था। सिसोदिया और केजरीवाल कई बार बीजेपी को चुनौती दे चुके हैं कि हिम्मत है तो उन्हें गिरफ्तार करके दिखाएं। 1 करोड़ का घोटाला हुआ है, ये सीबीआई की एफआईआर कह रही है। इसमें ना 144 करोड़ का जिक्र है, न 11,000 करोड़ का जिक्र है, 1100 करोड़ का। ये सब बकवास कर रहे हैं। इस पूरी पॉलिसी में कोई घोटाला नहीं हुआ। अब समझिए दिल्ली की नई आबकारी नीति का पूरा मामला क्या है और मनीष सिसोदिया पर क्या क्या आरोप हैं। दिल्ली की शराब नीति पर मुख्य सचिव ने एक रिपोर्ट सौंपी थी। इस रिपोर्ट में जीएनसीटीडी एक्ट 1991, ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स 1993, दिल्ली एक्साइज एक्ट 2009 और दिल्ली एक्साइज रूल्स 2010 के नियमों का उल्लंघन पाया गया था। मनीष सिसोदिया पर आरोप है कि जब आबकारी विभाग ने शराब की दुकानों के लिए लाइसेंस जारी किए तो इस दौरान मनीष सिसोदिया ने प्राइवेट वेंडर्स को कुल 144 करोड़ 36 लाख रुपए का फायदा पहुंचाया, क्योंकि इस दौरान इतने रुपए की लाइसेंस फीस माफ कर दी, जिससे सरकार को भारी नुकसान हुआ।